हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी और इस सब्जेक्ट में आज हम कौन से टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं? तो आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा। क्या लोकसभा के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आप चाहे कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके सिलेबस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हमारे इस वीडियो से आपको निश्चित तौर ही मदद मिलने वाली है। इसीलिए यह वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करें। तो आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा। संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में हाउस ऑफ द पीपल नाम दिया गया है। इसकी संरचना मोटे तौर पर वैसी ही है जैसे इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स, क्या इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स की है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में हाउस ऑफ द पीपल नाम दिया गया है और इसकी संरचना मोटे तौर पर वैसी ही है जैसे इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स की थी। चलिए, जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए, निम्न में से कौन सा सदन संसद का लोकप्रिय सदन कहलाता है? तो मैंने आपको बताया ना कि संसद का लोकप्रिय सदन कहलाता है लोकसभा। सही आंसर है ऑप्शन ए। और कुछ दृष्टि से इसे अमेरिका की प्रतिनिधि सभा यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के समान भी माना जा सकता है। इसे निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस भी कहा जाता है। हालांकि संविधान में ऐसी अभिव्यक्ति का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है। क्या दोस्तों? कुछ दृष्टि से इसे अमेरिका की प्रतिनिधि सभा, इंग्लिश में बोले तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के समान भी माना जा सकता है और इसे निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस भी कहा जाता है। हालांकि संविधान में ऐसी अभिव्यक्ति का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है। दोस्तों, हमारी टेक्स्ट बुक में पढ़ने को आता है कि हमारा जो ऊपरी सदन है वो राज्यसभा, निम्न सदन है वो लोकसभा। लेकिन निम्न सदन लोकसभा है, ऐसी अभिव्यक्ति का प्रयोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं किया गया है। चलिए आंसर बताइए, लोकसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहां दो सेंटेंस दिए हैं, दोनों को ध्यान से पढ़ते हैं। लोकसभा, इसे निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस कहा जाता है। बिल्कुल सही बात कि लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। पहला सेंटेंस सही। लोकसभा के लिए संविधान में निम्न सदन अभिव्यक्ति का प्रयोग हुआ है, यहां कुछ गलत है, क्योंकि लोकसभा के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी निम्न सदन अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। तो दूसरा सेंटेंस गलत। और यहां हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, केवल एक नंबर का, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। और लोकसभा के गठन की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। क्या संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? और दोस्तों, राज्यसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ साथ में आपको यह भी बता दो कि विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किया गया है और विधान परिषद का गठन यदि कोई राज्य करना चाहे तो संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत कर सकते हैं। कुछ अन्य अनुच्छेदों से भी लोकसभा के गठन के निर्देश प्राप्त होते हैं और इनके अनुसार लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। एक बार फिर से देख लो कि संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन से संबंधित प्रावधान, कुछ अन्य अनुच्छेदों से भी लोकसभा के गठन के निर्देश प्राप्त होते हैं और इनके अनुसार लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो लोकसभा के गठन से संबंधित प्रावधान दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 81 में और राज्यसभा के गठन से संबंधित प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 80 में। लेकिन यहाँ लोकसभा की बात की गई है, तो हमारा आंसर बनता है ऑप्शन बी। वर्तमान में यह संख्या 543 है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से है
तथा 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से है। लेकिन यहाँ कुछ नई अपडेट आई है, वो मैं आपको समझाता हूँ कि 530 सदस्य दोस्तों राज्यों से है, लेकिन जम्मू कश्मीर था तब की यह बात है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख दोनों से दोस्तों 5 एवं 1 सदस्य, यानी कि दोनों संघ राज्य क्षेत्र से 6 सदस्य यहाँ लोकसभा में होते हैं। तो यहाँ 6 माइनस करने पड़ेंगे। तो अब राज्यों से कितने प्रतिनिधि है? 524, और यहाँ 6 संघ राज्य क्षेत्रों के यहाँ पर है 13। तो 13 जो राज्यों के थे वो अब संघ राज्य क्षेत्र के बन गए। तो 13 में 6 जोड़ दिया जाए तो हो गए 19। तो आपको याद रख लेना है कि 543 कितनी? 543 कुल लोकसभा के सदस्य की संख्या है, जिनमें राज्यों के 524 और संघ राज्य क्षेत्रों के 19। क्लियर? ओके। तो वर्तमान में यह संख्या 543 है, जिनमें 530 सदस्य राज्यों से नहीं बल्कि 524 सदस्य राज्यों से है और 19 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से है। और यदि राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करे तो यह संख्या 545 हो जाती है। लेकिन याद रख लो, संविधान के 104वें संशोधन के तहत जो एंग्लो इंडियन लोकसभा में नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते थे वो प्रावधान रद्द कर दिया गया है, और इसीलिए यह आंकड़ा 543 ही रहेगा। क्लियर? चलिए आंसर बताइए। वर्तमान में लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी है? तो वर्तमान में लोकसभा में सदस्य संख्या है 543। सही आंसर है ऑप्शन बी। और वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य राज्यों से है? तो मैंने आपको हाल ही में काउंट करके बता दिया कि लोकसभा में कितने सदस्य राज्यों से है। तो यहाँ 524 सदस्य दोस्तों राज्यों से है। पहले आंकड़ा क्या था? 530 था, लेकिन यहाँ 6 सदस्य यानी कि एक सदस्य लद्दाख से और 5 सदस्य जम्मू कश्मीर से निकलकर आ गए हैं संघ राज्य क्षेत्रों में। तो 530 में से 6 माइनस कर दिया तो राज्यों के कितने सदस्य लोकसभा में होते हैं? 524। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। और आगे बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 82 में बताया गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद विभिन्न राज्यों को लोकसभा के स्थानों का पुनः आवंटन करने के लिए तथा विभिन्न राज्यों के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों को पुनः विभाजित करने के लिए संसद विधि द्वारा प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी, और इस प्राधिकारी को ही परिसीमन आयोग कहा जाता है। एक बार फिर से देख लो कि संविधान के अनुच्छेद 82 में बताया गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद विभिन्न राज्यों को लोकसभा के स्थानों का पुनः आवंटन करने के लिए तथा विभिन्न राज्यों के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों को पुनः विभाजित करने के लिए संसद विधि द्वारा प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी, और इस प्राधिकारी को ही परिसीमन आयोग कहा जाता है। चलिए बताइए, परिसीमन आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? परिसीमन आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? तो परिसीमन आयोग की नियुक्ति हमारे देश की संसद करेगी। सही आंसर है ऑप्शन डी। और लोकसभा क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में मैं आपको आगे बताऊं तो संविधान के अनुच्छेद 81(2) में परिसीमन के संबंध में 2 सिद्धांत बताए गए हैं। पहला सिद्धांत कि प्रत्येक राज्य को लोकसभा में स्थानों का आवंटन इस तरह से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। इसका अर्थ है कि देश के प्रत्येक नागरिक को लोकसभा में यथासंभव बराबर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के माध्यम से अनुच्छेद 81(2) में एक परंतु जोड़कर यह व्यवस्था कर दी गई कि जनसंख्या के अनुपात में बराबरी रखने का यह नियम उन राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जिनकी संख्या 60 लाख से कम है। तो दोस्तों यह पहली बात थी। एक बार फिर से देख लो कि लोकसभा क्षेत्र के परिसीमन के बारे में दोस्तों 2 सिद्धांत बताए गए हैं, और यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 81(2) में किया गया है। प्रत्येक राज्य को लोकसभा में स्थानों का आवंटन इस तरह से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। इसका अर्थ है कि देश के प्रत्येक नागरिक को लोकसभा में यथासंभव बराबर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के माध्यम से
अनुच्छेद 81(2) में एक परंतु जोड़कर यह व्यवस्था कर दी गई कि जनसंख्या के अनुपात में बराबरी रखने का यह नियम उन राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है। और अनुच्छेद 81(2) में वर्णित दूसरा सिद्धांत यह है कि प्रत्येक राज्य के भीतर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को इस तरह विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात पूरे राज्य में यथासंभव एक जैसा हो। एक बार दूसरे सिद्धांत को फिर से पढ़ लेते हैं कि अनुच्छेद 81(2) में वर्णित दूसरा सिद्धांत यह है कि प्रत्येक राज्य के भीतर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को इस तरह विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात पूरे राज्य में यथासंभव एक जैसा हो। और 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा अनुच्छेद 81(3) में संशोधन करके सन 2000 के स्थान पर 2026 लिख दिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि अब वर्ष 2026 तक 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों को ही परिसीमन का आधार माना जाएगा। क्या यह 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा अनुच्छेद 81(3) में संशोधन करके सन 2000 के स्थान पर 2026 लिख दिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि अब वर्ष 2026 तक 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों को ही परिसीमन का आधार माना जाएगा। चलिए आंसर बताइए, कब तक 1971 की जनसंख्या के आंकड़े को परिसीमन का आधार माना जाएगा? तो दोस्तों वर्ष 2026 तक। कब तक? वर्ष 2026 तक 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों को ही परिसीमन का आधार माना जाएगा। और दोस्तों 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा प्रत्येक राज्य में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण राज्य को आवंटित लोकसभा स्थानों की कुल संख्या को न बदलते हुए अब 1991 के स्थान पर 2001 की जनगणना के अनुसार हो सकेगा। और परिसीमन का प्रभाव उस लोकसभा पर नहीं होता जो कार्यरत होती है। क्या यह 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा प्रत्येक राज्य में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण राज्य को आवंटित लोकसभा स्थानों की कुल संख्या को न बदलते हुए अब 1991 के स्थान पर 2001 की जनगणना के अनुसार हो सकेगा। और परिसीमन का प्रभाव उस लोकसभा पर नहीं होता जो कार्यरत होती है। और दोस्तों अब बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष की। तो इसका प्राथमिक कार्य लोकसभा की बैठकों का संचालन करना तथा कार्यवाही को व्यवस्थित व नियंत्रित करना है। संचालन संबंधी किसी भी संशय या मतभेद की अवस्था में उसका निर्णय अंतिम होता है। क्या दोस्तों? लोकसभा के अध्यक्ष का प्राथमिक कार्य लोकसभा की बैठकों का संचालन करना तथा कार्यवाही को व्यवस्थित व नियंत्रित करना है। संचालन संबंधी किसी भी संशय या मतभेद की अवस्था में उसका निर्णय अंतिम होता है। और विधेयक धन विधेयक है या नहीं यह निश्चित करने का दायित्व भी लोकसभा के अध्यक्ष का ही होता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं यह निश्चित करने का दायित्व लोकसभा के अध्यक्ष का ही होता है। चलिए आंसर बताइए, लोकसभा की बैठकों का संचालन कौन करता है? लोकसभा की बैठकों का संचालन दोस्तों कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। सही आंसर है ऑप्शन सी। विधेयक धन विधेयक यानी कि मनी बिल है या नहीं यह निश्चित करने का दायित्व किसका है? कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं यह निश्चित करने का दायित्व भी किसका है? लोकसभा के अध्यक्ष का। और दोनों सदनों में किसी विधेयक पर गतिरोध हो जाने के कारण दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। क्या दोनों सदनों में किसी विधेयक पर गतिरोध हो जाने के कारण दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है तो उसकी अध्यक्षता कौन? लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। और प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं तो वह निर्णायक मत देता है जिससे गतिरोध खत्म होता है। क्या प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं तो वह कास्टिंग वोट क्या निर्णायक मत देता है जिससे गतिरोध खत्म होता है। चलिए आंसर बताइए, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है?
हमारे देश के लोकसभा के अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, लेकिन अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। और 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल विरोधी कानून के तहत उसे यह शक्ति दी गई है कि लोकसभा के किसी सदन के संबंध में दल बदल संबंधी शिकायत मिलने पर उसकी निर्भरता के प्रश्न पर फैसला करे। लोकसभा की यह शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है। क्या? यह 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल विरोधी कानून के तहत उसे यह शक्ति दी गई है कि लोकसभा के किसी सदस्य के संबंध में दल बदल संबंधी शिकायत मिलने पर उसकी निर्भरता के प्रश्न पर फैसला करे और लोकसभा की यह शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है। और लोकसभा की संसदीय समितियों पर नियंत्रण रखने का कार्य लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं एवं सभी समितियों के प्रमुखों की नियुक्ति भी लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति में वह स्वयं ही अध्यक्ष की भूमिका में होता है। क्या दोस्तों? 3 ऐसी समितियां हैं जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करते हैं। बहुत ही समझने वाली बात है। देखो, लोकसभा की संसदीय समितियों पर नियंत्रण रखता है एवं सभी समितियों के प्रमुखों की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति में वह स्वयं ही अध्यक्ष की भूमिका में होता है। चलिए आंसर बताइए। कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति में अध्यक्ष की भूमिका कौन निभाता है? तो यह तीनों समितियों में अध्यक्ष की भूमिका में कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष। और लोकसभा के उपाध्यक्ष की अब बात करें तो लोकसभा के उपाध्यक्ष के संबंध में प्रायः वही बातें लागू होती है जो लोकसभा के अध्यक्ष के मामले में। और उपाध्यक्ष अध्यक्ष का अधीनस्थ नहीं है, उसका दायित्व अध्यक्ष के प्रति नहीं बल्कि लोकसभा के प्रति है। उसे एक विशेषाधिकार भी प्राप्त है। क्या? यह लोकसभा के उपाध्यक्ष को एक विशेषाधिकार भी प्राप्त है। क्या? कि यदि उसे किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो वह स्वतः ही इस समिति का अध्यक्ष बन जाता है। क्या? लोकसभा के उपाध्यक्ष के संबंध में प्रायः वही बातें लागू होती है जो लोकसभा अध्यक्ष के मामले में। उपाध्यक्ष अध्यक्ष का अधीनस्थ नहीं है, उसका उत्तरदायित्व अध्यक्ष के प्रति नहीं बल्कि लोकसभा के प्रति है। उसे एक विशेषाधिकार भी प्राप्त है कि यदि उसे किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो वह स्वतः ही उस समिति का अध्यक्ष बन जाता है। चलिए आंसर बताइए। किसको किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो वह स्वतः ही समिति का अध्यक्ष बन जाता है। तो यह विशेषाधिकार किसको दिया गया है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। सही आंसर है ऑप्शन ए। और संसद के प्रमुख नेताओं की बात करें तो सदन का नेता यानी कि लीडर ऑफ द हाउस, इसकी चर्चा संविधान में नहीं सदनों की नियमावलियों में है। क्या? सदन के नेता की चर्चा संविधान में नहीं बल्कि सदनों की नियमावलियों में है। सामान्यतः लोकसभा में सदन के नेता का अर्थ प्रधानमंत्री होता है। यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा से हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद के किसी एक मंत्री को जो लोकसभा का सदस्य है लोकसभा में सदन के नेता की भूमिका के लिए मनोनीत करता है। समझने वाली बात है कि सदन का नेता, इसकी चर्चा संविधान में नहीं सदनों की नियमावलियों में है। सामान्यतः लोकसभा में सदन के नेता का अर्थ प्रधानमंत्री होता है। यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा से हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद के किसी एक ऐसे मंत्री को जो लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा में सदन के नेता की भूमिका में मनोनीत करता है। और ठीक उसी तरह राज्यसभा में भी सत्तारूढ़ दल यानी कि रूलिंग पार्टी या गठबंधन का एक सदस्य सदन का नेता होता है, जो या तो प्रधानमंत्री स्वयं होता है। तो प्रधानमंत्री कब हो सकते हैं? यदि वह राज्यसभा से है तो, या प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कोई अन्य मंत्री जो राज्यसभा से निर्वाचित हुआ हो उन्हें सदन का नेता बनाया जाता है। क्या? राज्यसभा में भी सत्तारूढ़ दल यानी कि रूलिंग पार्टी या गठबंधन का एक सदस्य सदन का नेता होता है, जो या तो प्रधानमंत्री स्वयं होता है। ऐसा क्यों, कैसे हो सकता है कि यदि वह राज्यसभा से है तो, वरना प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कोई अन्य मंत्री जो राज्यसभा से निर्वाचित हुआ हो उन्हें सदन का नेता बनाया जाता है। चलिए आंसर बताइए। लोकसभा में सदन के नेता का अर्थ क्या होता है?
तो लोकसभा में सदन के नेता का अर्थ क्या होता है? सदन का नेता होता है प्रधानमंत्री। लेकिन याद रखो, लोकसभा में सदन का नेता प्रधानमंत्री तब होता है कि यदि वो लोकसभा से चुने गए हैं तो। और विपक्ष का नेता किसे कहा जाता है? विपक्ष के सबसे बड़े दल के प्रमुख को ही विपक्ष का नेता या नेता विपक्ष कहा जाता है। क्या? विपक्ष के सबसे बड़े दल के प्रमुख को ही विपक्ष का नेता या नेता विपक्ष कहा जाता है। और सचेतक, जिसे हम इंग्लिश में व्हिप कहते हैं, तो सचेतक का कार्य संसद में अपने राजनीतिक दल के सदस्यों को अनुशासन में रखना होता है। इसके अलावा यदि किसी मुद्दे पर संसद में मतदान होना हो तो वह अपने दल के सदस्यों को निर्देश जारी करता है कि उन्हें मतदान प्रस्ताव के समर्थन में करना है, विरोध में करना है या तटस्थ रहना है। क्या? सचेतक का कार्य संसद में अपने राजनीतिक दल के सदस्यों को अनुशासन में रखना होता है। इसके अलावा यदि किसी मुद्दे पर संसद में मतदान होना हो तो वह अपने दल के सदस्यों को निर्देश जारी करता है कि उन्हें मतदान प्रस्ताव के समर्थन में करना है, विरोध में करना है या तटस्थ रहना है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्न में से किसका कार्य संसद में अपने राजनीतिक दल के सदस्यों को अनुशासन में रखना है? तो संसद में अपने राजनीतिक दल के सदस्यों को अनुशासन में रखने का कार्य कौन करता है? सचेतक यानी कि व्हिप करता है। यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं। वाकई में लोकसभा से जुड़ा हुआ यह पहला पार्ट देखने में आपको मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं कल। ओके, तब मिलेंगे। आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।